All right, so let us talk about rural development chapter. Important chapter है, not from prelims perspective also, and from your mains perspective also. So India जो है, it has been a welfare state since independence. तो हमें पता है. So India has been a welfare state. Is it enshrined anywhere in the constitution? Is it enshrined? The answer is yes. It is enshrined in DPSP. That is part 4 of the constitution. In the DPSP, it is enshrined. All right. So you keep this in mind. 1952 में there was a community projects administration that was set up under the planning commission to administer the program relating to community development. So community development से related plans जो थे उनको execute करने के लिए ये जो है आपका community projects administration under the planning commission, it was formed in 1952. So 1952 is supposed to be a very monumental year for India. Why so? Many things started happening from 1952. What is the reason? सरकार बनी थी बहुत बढ़िया. तो फर्स्ट इलेक्शंस जो थे जिसमें कांग्रेस जीत गई थी, एंड दैट वाज हेल्ड इन 1952. और उसके बाद जो है हमारा इलेक्शन का सिलसिला स्टार्ट हुआ. ओके, सो कीप दिस इन. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये जो है आपका दो इसके डिपार्टमेंट्स हैं. डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस. ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के कितने डिपार्टमेंट्स हैं? दो है. एक है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और एक है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस. सो इस क्लास में जो हम करेंगे, क्या करेंगे बेसिकली, पहले हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जो स्कीम्स है उनको पढ़ेंगे. उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो है उनके स्कीम्स को हम देखेंगे. अब यहाँ पर जो है एक चीज है कि मल्टीपल एरा जो था उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स दे वर प्लेस्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है इनको हटाया गया, फिर ऐड किया गया, फिर हटाया गया. आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में दो डिपार्टमेंट है. वन इज द रूरल डेवलपमेंट एंड द अदर इज लैंड रिसोर्सेस. ये याद रखिएगा. अब हम बात करते हैं मेजर प्रोग्राम्स के बारे में. कौन कौन सा प्रोग्राम्स चलता है? तो मनरेगा चलाता है फॉर प्रोवाइडिंग वेज एम्प्लॉयमेंट. उसके बाद नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन चलाता है. फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जिसको सोशल पेंशन भी कहते हैं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बान मिशन, एंड देन इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम. ये सारे स्कीम्स जो हैं ये चलाते हैं. रूरल एम्प्लॉयमेंट की मैं बात करूं तो रूरल एम्प्लॉयमेंट में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 ये आया था. सो इट वाज अ पिवटल एक्ट, आप ऐसे कह सकते हो. इट वाज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द यूपीए वन गवर्नमेंट. ओके, सो जो आपका कांग्रेस की सरकार थी उसकी पहली कांग्रेस की सरकार यूपीए वन जिसको कहते हैं. सो उसकी जो था ये 2005 में पहला फ्लैगशिप स्कीम था. तो ये क्या था? ये बेसिकली रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. देखिए अर्बन एरियाज में ना, अर्बन एरियाज आर सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दे आर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. आपको जो है आपको जो है मिल जाता है. ओके, jobs are abundant in the urban areas, but in rural areas which are far away from development cluster and economic activity cluster, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इसीलिए ये क्या कर रहे हैं? रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी कर रहे हैं. सो कितने दिन की गारंटी आप कर रहे हो? आप 100 डेज की गारंटी दे रहे हो. ओके, पूरे साल की गारंटी नहीं दे रहे हो. 365 डेज की गारंटी नहीं है, 100 डेज की गारंटी है. उसके पीछे का एक रीजन है. ये जो रूरल लेबर फोर्स होता है, इट इंगेजेस इन एग्रीकल्चर फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम एंड इट इज आइडल फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम. तो इस केस में क्या होता है? इस केस में 100 डेज जो आइडल होते हैं उस केस में जो है आपका ये मनरेगा आपको आता है एंड इट गारंटीज यू अ मिनिमम इनकम. ओके, सो ये क्या करता है? It aims at enhancing livelihood security of households in rural areas of the country by providing not less than 100 days of guaranteed wage employment. Okay. In a financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual labor. Okay. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें आपसे क्या कराता है? अनस्किल्ड मैनुअल लेबर कराता है. और इसमें कुछ ऐसा है क्या? इसमें आपका कोई डिस्टेंस का भी लिमिट है.
इज देयर अ डिस्टेंस लिमिट? द आंसर इज यस, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जो है, आपको आपके घर के 5 किलोमीटर के अंदर आपको जो है दिया जाएगा, आपको जॉब दी जाएगी। और अगर उससे ज्यादा हुआ तो, अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तो आपको कन्वेयंस अलाउंस भी दिया जाएगा। आपको क्या दिया जाएगा? ऑटो का भाड़ा। ठीक है। सो इस केस में क्या होता है, आपको अनस्किल्ड मैनुअल लेबर करवाया जाता है। तो ये किसी ने अभी ठीक ही कहा कि गड्ढे खोदना और उसी गड्ढे को भर देना। सो ऐसा होता क्या था कि बहुत जगह पे काम नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन मनरेगा को एग्जीक्यूट करना है तो क्या करवाते हैं, गड्ढा खुदवाते हैं और उसी गड्ढे को अगले साल भरवा देते हैं, फिर उसी गड्ढे को खुदवा देते हैं। सो ऐसी बात नहीं है कि मनरेगा से कुछ अच्छा काम नहीं होता। बहुत सारे बिल्डिंग्स बने हैं, बहुत सारे पॉन्ड्स बने हैं, बहुत सारी चीजें बनी हैं। मोर देन 5 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। लेकिन एक डार्क साइड ये भी है दैट इट इज अ वेरी वेरी इनएफिशिएंट, आप स्कीम कह सकते हो। भाई बिकॉज जो भी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट होते हैं वो बहुत ज्यादा, आप ऐसा नहीं कह सकते यूजफुल है। एंड इट इज यूज्ड इन द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। तो पॉन्ड्स खोदना, ग्राम पंचायत का जो बिल्डिंग होता है उसको रेनोवेट करना, इस टाइप के जो जॉब्स होते हैं, स्कूल्स बनाना, इस टाइप के जॉब्स में जो है आपको काम देता है। एंड इट कवर्स ऑल 740 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। ये क्या करता है, सारे 740 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर करता है। National Electronic Fund Management System. It was launched in 2016 and it is crucial part of direct benefit transfer system in मनरेगा। तो देखिए प्रॉब्लम क्या होती थी, दैट आप लाइन में लगते थे, आपने काम किया पूरे दिन, आप लाइन में लगे, यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्टर बैठा है मनरेगा वाला, और आपको देना है मान लो कि 276 रुपीज, विच इज द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वेज अंडर मनरेगा। ओके। फिर होता क्या था कि 200 रुपए आपको देता था, 70 रुपए अपने पास, या 150 रुपए देता था, 100 रुपए अपने पास रख लेता था। सो उसके केस को खत्म करने के लिए, उस टाइप के केस को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू क्या किया गया, डीबीटी जो है वो अब आपके खाते में डायरेक्ट आपका पैसा आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू इंश्योर योर अटेंडेंस कि आप आए थे काम पे, और आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, एपीबीएस। सो ये जनवरी 2024 से जो है पेमेंट एपीबीएस से है, तो अभी बहुत रिसेंट है ये। हुआ क्या है इसमें कि अब आपको आधार मैंडेटरी कर दिया है। आधार के थ्रू जो है, आधार नंबर के थ्रू ये क्या करेंगे, वेजेस जो है उनको क्रेडिट करेंगे जेन्युइन बेनिफिशियरी के अंदर। अब ये जेन्युइन बेनिफिशियरी कौन है? सो द पीपल हु हैव टर्न्ड अप फॉर वर्क। एंड उसका अपोजिट क्या होता है, घोस्ट बेनिफिशियरी। अभी यूएस में खबर आ रही होगी, आपने सुना होगा, वहां डोज करके, डोजे या डोज करके एक डिपार्टमेंट है। दे आर फाइंडिंग कि ऐसे लोग हु आर नॉट येट बॉर्न, जिनका बर्थ डेट 2035 2040, एंड देन देयर आर पीपल हु आर 250 ईयर्स ओल्ड, जिनका बर्थ डेट 1780s 1790s का है, उनको सोशल असिस्टेंस मिल रहा था। ओके, उनको क्या मिल रहा था, सोशल असिस्टेंस। यही सेम चीज इंडिया में भी होती है, घोस्ट बेनिफिशियरी बहुत हो जाते हैं। इसीलिए एक आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम बना था। अब इसका एक क्वेश्चन आया था, पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू कैसे है कि एक क्वेश्चन 2020 में, अगर आपको याद होगा, कि आधार किस चीज के लिए मैंडेटरी है। दे हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन दैट आधार इज मैंडेटरी फॉर व्हाट। सो आधार जो है दैट इज मैंडेटरी फॉर इफ यू आर टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तब है। ओके। और क्या आधार को ये डे टू डे चीज के लिए आप बना सकते हो मैंडेटरी? द आंसर इज नो। लेकिन क्यों नहीं बना सकते हो, कोई रीजन है क्या उसके पीछे? उसके पीछे कोई रीजन है क्या? आर्टिकल 21 2017 का राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट आया है, के एस पुट्टास्वामी जजमेंट। यस, वेरी गुड। ओके, सो इसीलिए आप नहीं बना सकते हो, लेकिन इसको प्रमोट किया जा रहा है। अब यहां पर देखिए, ये एपीबीएस फिर यहां कैसे बना दिया? एपीबीएस यहाँ मनरेगा में कैसे? अब मनरेगा वालों सबको तो आधार की अब जरूरत होगी, बिकॉज इट हैज बीन लिंक्ड टू द आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम।
बिकॉज ये सीएफआई से पैसा ले रहा है। वेरी गुड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, वहां से पैसा आप ले रहे हो, यू आर अ गवर्नमेंट बेनिफिशियरी। ओके। उसके बाद जन मनरेगा ऐप है। तो जन मनरेगा इज अ सिटीजन सेंट्रिक ऐप जो 5 करोड़ मनरेगा एसेट को जियो टैग कर रहा है। अब जियो टैग करने की क्या जरूरत है? ताकि हमें पता चले कि मनरेगा से कुछ ड्यूरेबल बन रहा है कि ऐसे ही गड्ढा खोद के गड्ढा भर रहे हैं। ऐसा बहुत प्रॉब्लम आया था, आई थिंक पंचायत करके जो मूवी है, जो वेब सीरीज है, उसमें भी ये दिखाया गया है। तो आपको पता होगा कि क्या करते हैं कि गड्ढा खुदवाते हैं, गड्ढा भरवाते हैं, फिर अगले साल उसी गड्ढे को खुदवा देते हैं। सो ऐसे क्या होता है, वही सेम चीज जो है चलती रहती है। ओके, विशियस साइकिल में आप पड़ जाते हो। सिक्योर की बात करते हैं। सो सिक्योर क्या है? दिस इज द सॉफ्टवेयर फॉर एस्टिमेट कैलकुलेशन यूजिंग रूरल रेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो सिक्योर सॉफ्टवेयर को यूज करके आप निकाल सकते हो कि कितना वेज होना चाहिए। व्हाट शुड बी द डेली वेज दैट शुड बी हैंडेड ओवर फॉर 100 डेज। ओके। क्योंकि उसके थ्रू हम कैसे करेंगे, उसके थ्रू जो है हम देखेंगे। देखिए इसमें होता क्या है, ये एमएसपी की तरह है। मनरेगा जो है एमएसपी की तरह है, मिनिमम आपको देना चाहता है। ओके। इसमें होता क्या है कि मनरेगा जो है, इट ट्राइज की जो आपको पैसा दे वो डिग्निटी के लिए ठीक हो, लेकिन इट शुड नॉट कम्पीट बी कॉम्पिटिटिव। आप समझ रहे प्रॉब्लम क्या होगी? अगर मनरेगा कॉम्पिटिटिव वेजेस देने लगे तो कोई काम करेगा ऑन्टरप्रेन्योरशिप में, या कोई ऑन्टरप्रेन्योरियल वर्क करेगा, कोई ये लेबर अवेलेबिलिटी पे डेंट होगा। लोग क्या कहेंगे कि यार मेरे को तो 500 रुपये मिल रहे हैं, 100 डेज में काम करूंगा, बहुत अच्छा है, मेरा दवा दारू इसी में हो जाता है, एंड देर आर सो मेनी स्कीम्स, मुझे खाना पीना हो जाता है, वाई शुड आई गो टू द अर्बन एरिया, वाई शुड आई वर्क इन द दिस फैक्ट्री, XYZ फैक्ट्री। ओके। तो ये चीज जो है, इसको मिनिमाइज करने के लिए द वेजेस आर नॉट कॉम्पिटिटिव बट दे आर इनफ। ओके। दे आर इनफ टू गिव यू ए डिग्निफाइड लाइफ। ओके, कि आप जो है एट द एंड ऑफ द डे यू कैन बाई परचेज whatever is essential for your daily needs. उसके बाद NMMS जो होता है, दैट इज द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप। ये क्या करता है, ये वर्कर्स जो आते हैं मनरेगा के, उनके अटेंडेंस को कैप्चर करता है ट्वाइस अ डे विथ ए गैप ऑफ 4 आवर्स विथ जियो टैग टाइम स्टैम्प्ड फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल वर्क साइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या था पहले कि बेनिफिशियरी आए नहीं, उनके साथ साठ साठ गांठ थी कॉन्ट्रैक्टर की। कॉन्ट्रैक्टर बोलता था आने की जरूरत नहीं है, घर पे रहो, हम तुम्हें जो है 150 रुपये पहुंचा देंगे, या इस डेट को आ जाना, अपना 10 दिन का पैसा कलेक्ट करना, बट मैं 30%, 40%, 50% कट लूंगा। अब क्या कर रहे हैं, बाय द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम्स ऐप, आपको जो कॉन्ट्रैक्टर्स है या जो भी आधार को, ये मनरेगा को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनको जो है सारे वर्कर्स का जो अटेंडेंस है ट्वाइस अ डे वो देना पड़ेगा, 4 घंटे के कम। अब इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप 4 आवर्स के गैप पे दे रहे हो, ऐसा नहीं होगा कि आपने अटेंडेंस ली घर चले गए। ऐसा भी होता है इन मेनी गवर्नमेंट ऑफिसेज। व्हाट हैपेंस इज दैट कि अगर आप बहुत पास रह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, आई हैव सीन दिस, दैट द पर्सन ही गोज एट 11, अपना थंब लगाया और फिर घर वापस आ गया, फिर 5 बजे ऑफिस चला गया, बगल में ऑफिस है, और अपना थंब लगाया, वापस आ गया। सो ये चीज ना हो, ये क्या कर रहे हैं, जियो टैग टाइम स्टैम्प्ड फोटोग्राफ्स जो है उसको यूज कर रहे हैं 4 घंटे के, ताकि कोई घर ना चले जाए। सुबह की अटेंडेंस हो गई, कोई बात, चलो घर चलो, घर चलो, ऐसा नहीं हो उनको। ओके। वो वर्क साइट पे रहे, काम करे, है ना, ये सारी चीजें देखी जाती। उसके बाद जियो मनरेगा है। तो जियो मनरेगा क्या है? ये बेसिकली जियो टैगिंग है ऑफ ऑल मनरेगा वर्क साइट्स। सो देर शुड नॉट बी एनी घोस्ट बेनिफिशियरी, दैट इज इंश्योर्ड वाया द DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एंड जो जियो मनरेगा है, ये क्या कर रहा है, वर्क साइट जो है घोस्ट साइट्स ना हो। अब घोस्ट साइट्स क्या होता है? मैंने बोला मैं एक मनरेगा कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने स्कूल बनाया। ओके। मैंने क्या किया, मैंने जो है, मैंने एक स्कूल बनाया, और उस स्कूल, वो स्कूल है ही नहीं। ऐसा भी होता है ना, ब्रिज है ही नहीं।
ओके, डीएम साहब गए या डीएम साहिबा गई और उन्होंने देखा स्कूल है ही नहीं। ऑन पेपर स्कूल है लेकिन ऐसे है ही नहीं। तो इसको खत्म करने के लिए जियो टैगिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, और आप क्या करते हो, सैटेलाइट से देख सकते हो वेदर इट हैज बिकम और नॉट। ओके, देखिए जन मनरेगा जो है ना, वहां पर आप क्या कर रहे हो, वहां पर आप एज अ सिटीजन एक्सेस कर सकते हो जियो टैग्ड साइट्स को। ओके, और ये जियो टैग साइट्स किसके अंदर जियो टैग हो रही है, अंडर द जियो मनरेगा स्कीम। दो फेज में हो रहा है। पहला फेज में क्या कर रहा है, पहला फेज में बिफोर 2017, तो देखिए जियो मनरेगा जो है ना वो 2017 में इन्होंने स्टार्ट किया। तो उसके पहले, अब तो आप नहीं कर सकते ना, 2017 के पहले भी बहुत सारे वर्क साइट्स बने थे विच हैव बीन क्लेम्ड ऑन द पेपर। तो पहले फेज में क्या किया गया, 2017 के पहले वाले जितने भी वर्क साइट्स थे उनको जियो टैग किया गया जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। एंड इन द सेकेंड फेज ऑफ द जियो मनरेगा व्हाट हैपेंड इज कि अब जो नए साइट्स बनते हैं उनको 3 टाइम्स उनकी जियो टैगिंग होती है। कब कब, कब कब होगी, एक बार उन बनने से पहले, एक बार बनने के समय, और एक बार बनने के बाद। सो 3 टाइम्स इन द सेकेंड फेज ऑफ द जियो मनरेगा आपका जो है ये जियो टैगिंग होगा, ताकि कुछ बने। तो ऐसा नहीं हो सकता ऑलरेडी बिल्ट स्कूल को बोल दो कि ये हमने बनाया है मनरेगा के अंदर, इसका खर्चा इतना आया है। इसीलिए जो है 2017 के बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, घोस्ट प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए बिफोर द प्रोजेक्ट हैज स्टार्टेड वो खाली जमीन आपको दिखानी होगी। जब प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसके पिक्चर्स दिखाने होंगे, और जब प्रोजेक्ट बन गया है तब उसके पिक्चर्स आपको जियो टैग करने होंगे। इज दिस क्लियर? जियो मनरेगा और जन मनरेगा ये सब चीज जो आपको समझ में आ गया। युक्त धारा, व्हाट इज युक्त धारा? सो दिस इज अ जियो स्पेशियल प्लानिंग पोर्टल जो कि एनआरएससी ने बनाया। व्हाट इज एनआरएससी? द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ द इसरो इन कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आप जो है इससे प्लानिंग वगैरह जो है बेटर कर सकते हो, रूरल प्लानिंग कहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाना है, ये सारी चीजें बेटर हो सकती है। जलदूत ऐप, आई थिंक इसको हमने पहले भी पढ़ा है। ये 2022 में लॉन्च हुआ था फॉर मेजरिंग द वाटर लेवल्स इन द ग्राम पंचायत थ्रू 2-3 सेलेक्टेड ओपन वेल्स। और ये कब होता है, 2 बार होता है। एक बार प्री होता है और एक बार पोस्ट मॉनसून होता है। ओके, एनआरएससी का हेडक्वार्टर्स किधर है, दैट वाज नॉट गिवन, मे बी यू कैन गूगल इट वंस। वेट, आई गूगल इट। इट्स लोकेटेड इन सिकंदराबाद, तेलंगाना। ओके, इट्स लोकेटेड वेयर, इट्स लोकेटेड इन सिकंदराबाद। ओके, दीन दयाल अंत्योदय योजना, एनआरएलएम, दैट इज द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, डे एनआरएलएम। सो ये क्या है, दिस इज द फ्लैगशिप अम्ब्रेला पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इन 2011। ये बेसिकली देखिए 2011 में था, बाद में इसको दीनदयाल नाम दे दिया गया। दीनदयाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीज आर आरएसएस पीपल या जनसंघ के जो हैं लोग हैं। तो आफ्टर बीजेपी के उनको जो है क्या किया गया, उनको एक तरीके से रीनेम करके और रीओरिएंट किया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस पर नाम चिपका दिया गया, दीनदयाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी अटल, ऐसा नहीं। नाम अगर चेंज किया गया है तो रीओरिएंटेशन भी हुआ है टू कीप इन टच विद द टाइम्स। ओके, अब वो कैसे हुआ है वो हम देखेंगे। डे एनआरएलएम क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इट इज इन एडिशन टू मनरेगा। ये मनरेगा का जगह नहीं ले रहा है, ये मनरेगा के साथ काम कर रहा है रूरल लाइवलीहुड देने के लिए। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनिशिएटिव टू इंप्रूव लाइवलीहुड ऑफ पुअर। सो ऑब्वियसली इंडिया में कोई भी काम होता है तो वो स्केल पे काम होता है, बिकॉज वी हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। उस केस में जो है, उस केस में दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनिशिएटिव टू इंप्रूव द लाइवलीहुड ऑफ पुअर। इसके 4 कोर कंपोनेंट हैं। एक है सोशल मोबिलाइजेशन, जिसमें सेल्फ मैनेज्ड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सारी चीजें, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, इन सबको जो है प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद फिनेंशियल इंक्लूजन किया जाएगा रूरल पुअर का। उसके लिए क्या है, ऑलरेडी जन धन योजना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ऐसी ऐसा उनको सिखाया जाएगा स्किल
या एंटरप्रेन्योरशिप, जिससे वो एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड बना सके। एंड देन द फोर्थ इज सोशल इंक्लूजन। सो इस मिशन जो है उसका की कंपोनेंट क्या है? पहला है इंस्टीट्यूशन और कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसमें आप क्या करोगे? प्रमोशन ऑफ कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन, जिसमें एसएचजीज आ जाएगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएगा, और भी जितने भी एंटरप्रेन्योरियल थिंग्स हैं दे विल कम। फिर सोशल इंक्लूजन एंड सोशल डेवलपमेंट, SINSD जो है वो आएगा, और सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशंस के थ्रू होगा। सो ये सोशल बिहेवियर क्यों चेंज करना? जो गांव का मेंटालिटी है उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। नजिंग जिसको कहते हैं, एथिक्स में आप पढ़ेंगे जरूर। उसमें होता क्या है कि गांव में देखिए, हो सकता है कि ये है कि मैं कमा नहीं सकता जब तक मुझे कोई नौकरी ना दे दे। तो सोशल बिहेवियर चेंज क्या है? आई कैन अर्न ऑन माई सेल्फ, आई हैव द नेसेसरी टूल्स दैट आई कैन अर्न ऑन माई सेल्फ। तो दिस इज द बिहेवियर चेंज। उसके पहले एक और जगह बिहेवियर चेंज कहाँ हुआ था? SBM में हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन। आई हैव टू डेफिकेट इन दी ओपन, दैट इज माई थिंकिंग। लेकिन सोशल बिहेवियर चेंज क्या है? इट इज नॉट ओके टू डेफिकेट इन दी ओपन, इट इज not okay to go to the to someone else's plot of land and defecate. So it is not good for women safety, और भी ये सारी चीजें जो है आपकी होती है, तो उसको चेंज करना। उसके बाद ये क्या कर रहा है? डे NRLM, ये डिमांड क्रिएट कर रहा है फॉर वेरियस सर्विसेज दैट आर अवेलेबल अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल फाइनेंशियल सर्विस टू द पुअर। तो जीरो बैलेंस अकाउंट, आपको पता है ना, पहले नहीं खुलता था। जीरो बैलेंस अकाउंट जो है, दैट अर्लियर इन इन आवर पेरेंट्स डेज या अब जो है वो नहीं खुलता था। आपको मिनिमम जो है देना पड़ता, मिनिमम बैलेंस जो है आपको देना पड़ता है। तो इनके बाद जनधन के बाद ये चेंज हो गया। जनधन में जो है इन्होंने बोला कि देखिए, अगर कोई भी चाहे तो वो जाके एक जीरो बैलेंस अकाउंट जो है वो खोल सकता है। डिप्लॉयमेंट ऑफ SHG वुमेन एज बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी। तो ये क्या कर रहा है? देखिए, एक SHG वुमेन को टैबलेट देके या मोबाइल फोन देके ट्रेन किया जाएगा, और उनको एक ID कार्ड पहना के डोर टू डोर भेजा जाता है, और उनको जो है बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है कैसे इनरोल करना है। तो ये विमेन जो है, दे कैन पर पर इनरोलमेंट दे कैन अर्न 30 रुपीज, 20 रुपीज, एंड देन इट विल एक्ट एज एन इंसेंटिव। ओके। फार्म लाइवलीहुड स्ट्रेटेजी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन फार्मर्स। तो विमेन फार्मर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? The problem with the rural economy is the men, they migrate। इसीलिए आप देखते हैं मुंबई का, दिल्ली का जो सेक्स रेशियो है वो 800s में या अर्ली 900s में। ऐसा इसलिए है क्या कि दिल्ली में लोग या मुंबई में लोग फीमेल इन्फेंटिसाइड कर रहे हैं? सो द आंसर इज नो, बिकॉज द मेल माइग्रेट्स। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु माइग्रेट इज योर मेल। अगर आप रूरल जो आप निकालोगे जेंडर रेशियो या सेक्स रेशियो, तो हो सकता है दैट विल बी 1021:1000 इन फेवर ऑफ विमेन। वाई? बिकॉज देर आर मोर विमेन लेफ्ट बिहाइंड इन द विलेज। अब इन पे बर्डन आ जाता है फार्मिंग का। जब तक जो मेन चले जाते हैं तो जो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं उसका बर्डन किस पे आ जाता है? बेटी पे और माँ पे। सो इसीलिए विमेन फार्मर जो है उसको भी सशक्त करना इंपॉर्टेंट है। SVEP, व्हाट इज SVEP? दिस इज द स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। और ये क्या करता है? न्यू स्टार्टअप्स को हेल्प करता है और एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स को स्केल करने में हेल्प करता है। ओके। नॉन फार्म लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ SVEP। सो SVEP है क्या? स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। दिस इज एन अम्ब्रेला स्कीम। इसके अंदर मल्टीपल स्कीम्स है, जिसमें माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट। सो व्हाट इज माइक्रो एंटरप्राइज? आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास कोई आंटी होती है जो अचार बनाती है ना, बहुत स्मॉल स्केल पे। तो ये माइक्रो एंटरप्राइजेस हो गए, 5 लाख का बिजनेस करती हैं, 3 लाख का, 2 लाख का, ज्यादा स्केल नहीं है उनका। तो वह उस टाइप के माइक्रो
एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करना अंडर द एसवीईपी। उसके बाद वन स्टॉप फैसिलिटी बनाना और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। तो ये क्या कर रहा है, ये जो है बेसिकली नज कर रहा है किधर भेजने के लिए, नॉन फार्म एक्टिविटी में। जितना आप नॉन फार्म एक्टिविटी में नज करोगे, ओके, वन स्टॉप फैसिलिटी फॉर हेल्पिंग यू, ओके, आपको हेल्प करने के लिए। अ, अगर आपको लोन के बारे में कुछ ऐसा करना है, आपको मार्केटिंग के बारे में पूछना है, एक तरीके का प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो। सो जितना आप नॉन नॉन फार्म एक्टिविटी प्रमोट करोगे, उतने चांसेस है अर्बनाइजेशन होने के। एम आई राइट और एम आई राइट? जितना आप नॉन फार्म लाइवलीहुड को प्रमोट करोगे, उतना चांसेस है अर्बनाइजेशन, एंड अर्बनाइजेशन किक स्टार्ट्स मल्टीपल न्यू थिंग्स। ओके, अंडर द अंडर द डे एनआरएलएम, दैट इज द दीनदयाल, जो आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, एसएचजी मेंबर्स को सीआरपी बनाया जा रहा है। सीआरपी क्या होता है? कम्युनिटी रिसोर्स पर्संस। तो ये कम्युनिटी से ही, ऐसा नहीं है कि शहर से किसी को भेज रहे हैं। अब इसमें होता है कि इसकी अच्छी बात पता है क्या है? अब देखिए, आपको अगर बैंकिंग में अकाउंट खुलवाना है, सो अगर आपका पड़ोसी आके आपको गाइड कर रहा है विथ अ टैबलेट, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट रहिएगा कि कोई बाहर से आदमी आ रहा है वो कर। सो ये समझिए कि कम्युनिटी से ही रिसोर्स पर्संस को लेके आ रहा है, और वो क्या कर रहा है, आपके नेबर को, आपको ट्रेन कर रहा है, ताकि आप अपने ही विलेज में, जहां पर आप 20 25 30 40 साल से रह रहे हैं, वहां पर आपका ट्रस्ट डेवलप्ड है, वहां आप पशु सखी बन सकते हैं, कृषि सखी बन सकते हैं, बैंक सखी, बीमा सखी, पोषण सखी। इसमें क्या है, बेसिकली बीमा सखी है तो आप जाके इंश्योरेंस में इनरोल करा सकते हैं लोगों को। कृषि सखी जो है, वो जो कृषि या एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स है। तो इस तरीके से बहुत सारे सखी, मतलब, और ये विमेन सखी क्यों है? बिकॉज विमेन को आप एम्पावर कर रहे हैं। और व्हाट आर एसएचजीज? तो अकॉर्डिंग टू द इंडिया ईयर बुक, एसएचजीज जो है, ओके, एसएचजीज आर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग ऑफ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ विमेन who collaborate for mutual support, savings and credit activities. Okay, yes. एसएचजीज का जो कंसेप्ट है, दैट इज विमेन सेंट्रिक। ओके, वो विमेन सेंट्रिक ही होता है, बिकॉज हम जो है, अगर देखेंगे एसएचजीज का मेल वर्जन क्या होगा, व्हाट विल बी द मेल वर्जन, सम एसोसिएशन, सम एफपीओज, वो भी हो सकता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हो सकता है। लेकिन एसएचजी का जो कंसेप्ट है, किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, मेल वर्जन आई विल से इट विल बी कोऑपरेटिव। एसएचजी जो है, इट इज अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव, है ना, फॉर विमेन। अकॉर्डिंग टू द इंडिया एयरबुक, उसमें विमेन है, तो आई थिंक दिस इज द गवर्नमेंट स्टांस। ओके, दिस इज द गवर्नमेंट स्टांस दैट एसएचजी है, तो इट शुड बी विमेन सेंट्रिक। ओके, अब हम बात करते हैं डे एनआरएलएम, जो है आपका दीनदयाल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, बॉटम अप पार्टिसिपेटरी प्लानिंग यूज करता है, जिसमें विलेज को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। उसके बाद WEAF है, बहुत ध्यान से देखिएगा, विमेन एंटरप्राइज एक्सेलरेशन फंड। इसमें क्या कर रहे हैं, ये एक की इनिशिएटिव है अंडर द आजीविका एनआरएलएम, और ये क्या करता है, एम्पावर करता है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओके, और इसमें कैसे एम्पावर करता है WEAF में, विमेन एंटरप्राइज एक्सेलरेशन फंड में 5 लाख रुपए का लोन जो है आपको 5 साल के लिए दिया जाता है, अप टू 5 lakhs, यू कैन टेक लेस ऑल्सो। और 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन होता है। सो इंटरेस्ट सबवेंशन लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, उसमें हमने बात की थी कि किस तरीके से सरकार ले लेती है, फार्मर्स, यस, फार्मर्स जो है उनको देती है। यहां पर क्या दे रही है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन दे रही है, और इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो कर रही है। उसमें क्या होता है, सरकार टेक्स द हिट ऑफ द इंटरेस्ट। ओके, मतलब 8% अगर मार्केट रेट है, तो बैंक्स आपको 6% देगा, और 2% जो है सरकार आपका आपके तरफ से भर देगी, या
सरकार जो है बैंक्स को मैंडेट कर देगी दैट यू कैन यू विल हैव टू रिड्यूस इट। एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो 1.5 लाख के लोन्स तक आपको भी दिया जाएगा अगर आप 3 साल के लिए लेते हैं। तो दो टाइप का आप लोन ले सकते हो, अप टू 5 लाख फॉर 5 ईयर्स जिसमें 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन होगा, और एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 1.5 lakhs फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स। लखपति दीदी स्कीम अभी रिसेंटली आया था, आई थिंक दिस वाज रेड फोर्ट से अनाउंस हुआ था। Red, these are generally collateral free. 99% of the times these type of loans are collateral free loans. इसीलिए जो है इनका जो है राइट ऑफ बहुत होता है। ओके, इनके इस टाइप के लोन्स का जो है राइट ऑफ बहुत होता है। वाई? बिकॉज राइट ऑफ कब होता है? जब आपके पास कोलैटरल नहीं होता। ओके, क्योंकि जब कोलैटरल होता है तो यू कैन रिकवर द लोन। लखपति दीदी स्कीम अभी रिसेंटली रेड फोर्ट से आई थिंक अनाउंस किया था मोदी जी ने। तो इसमें क्या है, इसमें इंश्योर करना है कि विमेन जो है ऑफ द रूरल एरियाज उसमें, या सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उसमें 1 लाख रुपए की एनुअल इनकम। अब आप बोलेंगे यार लाख रुपए से क्या होता है? लाख रुपए जो रूरल एरिया में बहुत होता है। 1 लाख रुपए आपको मैं बताता हूँ कि माई होम डिस्ट्रिक्ट दैट हैज अ पर कैपिटा इनकम ऑफ 40,000। ओके, 40 या 60,000 का जो है उनका पर कैपिटा इनकम है, मतलब साल में वहां के एवरेज लोग जो है 60,000 रुपए कमाते हैं। ओके, तो ये क्या कर रहा है कि 1 लाख रुपए जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए, फॉर होम, फॉर द विमेन, लखपति दीदी इसीलिए नाम दे दिया। और भी कोई दीदी करके स्कीम है क्या दीदी से रिलेटेड? ड्रोन दीदी सुना है ना? ड्रोन दीदी दीदी कौन है? somebody who is trained, okay, on the ड्रोन। अब उसमें क्या कर रहा है सरकार? सरकार ड्रोन खरीद के दे रहा है। ओके, द गवर्नमेंट इज ट्रेनिंग दीज लेडीज एंड इट इज हेल्पिंग देम परचेज द ड्रोन्स, और उस केस में जो है एग्रीकल्चर में यूज होगा। सो व्हाट दीज ड्रोन दीदीज डू, they go from one farm to other, the farmers, they pay these didis for one time spraying of pesticide or समथिंग लाइक दैट। तो ये जोमेटो और जो स्विगी जैसे होता है उस तरीके से आप ऐप वगैरह से आप बुला सकते हो। अ विमेन विल कम ऑन द स्कूटी, उसमें पीछे में ड्रोन बंधा रहेगा, वो लेके आएगी, ट्रेंड होती है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद जो है पीपीपी मॉडल पे ट्रेनिंग होती है। कोई प्राइवेट एंटिटीज जो ड्रोन स्कूल्स होते हैं उनके साथ सरकार काम करती है। और ये कहाँ पर ज्यादा पॉपुलर हो रहा है ड्रोन दीदी? साउथ में। अभी रिसेंटली न्यूज आया था तमिलनाडु में जो है इट इज गेटिंग वेरी पॉपुलर, एंड इट मेक्स सेंस साउथ में ज्यादा पॉपुलर होना। वाई? बिकॉज वहां पर औरत को थोड़ा सा ज्यादा जो है फ्रीडम मिलता है कंपेयर टू दी नॉर्दर्न पार्ट्स, इसीलिए ये तुरंत कैचअप कर रहा है। ओके, डे एनआरएलएम की हम बात करते हैं। इम्पैक्ट असेसमेंट बाय इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया था। तो अकॉर्डिंग टू द IIIE, दैट इज द इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, बिकॉज ऑफ द दीनदयाल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो गांव का इनकम है रूरल एरियाज का 19% बढ़ चुका है। इनफॉर्मल लोन्स में 20% जो है डिक्लाइन है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इनफॉर्मल लोन्स? यस, उसी का डे एनआरएलएम का असेसमेंट है बाय एन इंडिपेंडेंट पार्टी कॉल्ड IIIE विच इज फंडेड बाय द वर्ल्ड। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? नहीं, दैट इज सेकेंडरी। इंपॉर्टेंट क्यों है? इनफॉर्मल लोन्स जो है बहुत ज्यादा रेट होता है उनका, मंथली रेट होता है वो भी 24%, 25%, 30%। उसके बाद दिस लीड्स टू जनरेशनल पोवर्टी। आपने 10,000 रुपए लोन लिया, आप अगर बैंक से 10,000 रुपए का लोन लोगे, योर इंटरेस्ट लाइबिलिटी माइट बी 700, 800, 900 रुपीज। बट इफ यू टेक फ्रॉम अ साहूकार विच इज द इनफॉर्मल लोन, तो 10,000 रुपए के बदले आपको 30-35 हजार रुपए लौटाना पड़ेगा। दैट इज हाउ द साहूकार वर्क्स। और ये सबसे ज्यादा किसको एक्सप्लॉइट करता है? सबसे ज्यादा जो है ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट करता है। ओके, और ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसमें भी मेंशन है। इंक्रीज इन सेविंग्स बाय 28% हुआ है। सो पीपल के, अब लोगों के बैंक अकाउंट में जो है आने लगा है। देखिए, समबडी हु इज कमिंग फ्रॉम
more poorer part of India, I had seen things change. Okay, उसमें क्या था, पहले लोगों के पास 10 रुपए नहीं होते थे खरीदने के लिए। ओके, आइसक्रीम खरीदने के लिए 5 रुपए नहीं होते थे टॉफी खरीदने के लिए। आज के डेट में द सिचुएशन हैज चेंज्ड अ लॉट, एंड नाउ पीपल हैव अ लॉट ऑफ सरप्लस पैसा, दे आर बाइंग कार्स। ओके, सो ये चीज हुई है, द सिचुएशन हैज इम्प्रूव फॉर द बेटर। हम आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। सो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल। और ये 3 करोड़ अप्रोक्सीमेटली पक्का हाउस जो है देगा, विथ बेसिक अम्यूनिटीज थ्रू कन्वर्जेंस विथ अदर स्कीम्स टू ऑल हाउसलेस हाउसहोल्ड्स। आइडेंटिफिकेशन किससे होगा, एसईसीसी डेटा से होगा। व्हाट इज एसईसीसी डेटा, 2011 से जो है, 2011 आपका जो सेंसस है उसमें जो सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस हुआ है, उसके थ्रू जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा बेनिफिशियरी को। और आवास प्लस एक सर्वे डेटाबेस बनाया गया है, उसके थ्रू जो है बेनिफिशियरीज का नाम निकाला जाएगा, और उसके बाद वेरीफाई कराया जाएगा किससे, ग्राम सभा से। इसमें भी बहुत धांधली होती है, बहुत ज्यादा करप्शन होता है। वन पर्सन ही इज हैविंग 3-4 आधार कार्ड, और जो है वो हर 5 साल में जो है, यस, ये जो है उस पे ले लेता है। मिनिमम 60% ऑफ द टारगेट एट नेशनल लेवल इज SC ST हाउस होल्ड। मतलब जो मान लो कि 3 करोड़ हाउस जो पक्का हाउस बनेंगे, उसमें से 60% जो हाउसेज हैं, इट हैज टू बी फॉर द SC ST हाउस होल्ड। और उसके बाद जो है 5% जो है वो डिसेबल्ड को देना होगा। आपको स्टेट्स को कहा गया है, आप इनकरेज किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट 5% ऑफ द हाउसेज शुड बी फॉर द डिसेबल्ड, एंड उसमें भी प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू डिसेबल्ड विमेन। देखिए, देयर इज अ हायरार्की, देयर इज ए हायरार्की, और उस हायरार्की में डिसेबल्ड विमेन बहुत नीचे आती हैं। ओके, ऑलराइट, सो ये चीज जो है, दिस इज देयर। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। प्रधान PM आवास योजना जो है, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ओके, नहीं, ओके, समझ गया, समझ। मिनिमम साइज क्या होगा, 25 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, मिनिमम साइज क्या है, मिनिमम साइज जो है आपका, यस, और ये जो है आपका 25 स्क्वायर जो है उससे नीचे नहीं होगा। राइट, 25 स्क्वायर मीटर से नीचे नहीं होगा। और आवास सॉफ्ट ऐप जो है, इट विल इनेबल द डिजिटल कन्वर्जेंस ऑफ मल्टीपल बेनिफिशियरी स्कीम्स टू द PMAY। और इसमें आवास सॉफ्ट करके जो है एक आपका प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो। उसके थ्रू क्या हो रहा है, उसके थ्रू जो है मल्टीपल स्कीम्स, अब जैसे कि घर बन गया, आप सब समझने की कोशिश करो। यू हैव गॉट अ पक्का हाउस। ओके, उसके बाद आपको और चीजों की जरूरत पड़ेगी, उज्ज्वला स्कीम की अब जरूरत पड़ेगी। घर तो बन गया तुम्हारा, अब तुम्हें उज्ज्वला स्कीम की। तो ये आवाज सॉफ्ट क्या करेगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये आवाज सॉफ्ट जैसे ही आपका ये आया कि घर बन गया है, तो ये एक रिक्वेस्ट भेज देगा उज्ज्वला सॉफ्ट को। एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब इसमें क्या कर रहा है, आपको अब गैस मिल गया। अब गैस मिल के आपको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी उस घर को चलाने के लिए। अब ये क्या करेगा, आवाज सॉफ्ट मनरेगा सॉफ्ट को एक रिक्वेस्ट भेज देगा, और बहुत ब्यूटीफुली जो है ये काम कर रहा है। ओके, उसके बाद आपको अगर घर में लाइट की जरूरत है, तो ये जो है दीनदयाल उपाध्याय ऊर्जा योजना, इस टाइप का कोई योजना है, उसको भेज देगा रिक्वेस्ट। ओके, सो बेनिफिशियरी जो है उसको ज्यादा कुछ नहीं करना है, उसके जो है ये एक बार उसका घर बन गया तो उसके पास चला गया। PMAYG, इट गिव्स प्रेफरेंस टू फीमेल हेडेड हाउसहोल्ड। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ये प्रेफरेंस दे रहा है किसको, फीमेल हेडेड हाउस होल्ड को।
और हाउस होल्ड विथ अ सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो ऐसा मतलब बेनिफिशियरी को प्रेफरेंस देने का मतलब ये है कि पहले किसका घर बने। पहले ऐसे लोगों का घर बनेगा जहां की हेड जो है फीमेल है, या जिस घर में एक सिंगल गर्ल चाइल्ड है। ठीक है। और PMAYG हाउसेज आर टिपिकली मेड जॉइंटली इन द नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। तो हस्बैंड के नाम पे नहीं बनाएगा। इसमें क्यों? हाउसहोल्ड इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन फीमेल नेम कंपल्सरीली, बट इट इज आइडियल इन अंडर द स्कीम। अब यहां समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मेन विमेन, इनके साथ होता है एवरीथिंग असाइड, कीप एवरीथिंग असाइड, द रियलिटी इज आज भी रूरल एरियाज में विमेन का सिचुएशन अच्छा नहीं है। तो उस केस में क्या होता है दैट जैसे मेल, देर इज अ एपिडेमिक यू मस्ट बी नोइंग ऑफ ड्रिंकिंग, है ना। बहुत बड़ा एक ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम है रूरल एरियाज में। और ड्रिंकिंग की वजह से ब्रेक डाउन ऑफ मैट्रिमोनी होता है। अब PMAYG हाउस होल्ड में क्या होता है कि आप जैसे अर्बन किड्स हैं, आप यू नो द लॉ, यू नो एवरीथिंग, यू हैव थिंग्स, यू हैव द स्किल्स। अब यहां पर जो है PMAYG, इसमें क्या है कि अगर मेन और विमेन के नाम पे रहेगा तो विमेन को अगर मार पीट के भगा भी दे रहा है नशेड़ी हस्बैंड, तो उस केस में विमेन कैन हैव अ क्लेम ऑन द हाउस होल्ड की डीड पे मेरा नाम है। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट इज देयर। अगर विडो है तो फिर नहीं, मतलब अगर आपके हस्बैंड मर गए हैं तब तो ऑब्वियसली वुमेन के नाम पे होगा, या वाइफ अगर डेथ हो गया है, ओके, तो वो आपका होगा। और अनमैरिड इंडिविजुअल्स अगर हैं तो ऑब्वियसली, आई रिमेम्बर एक रवीश कुमार का देख रहा था रिपोर्ट, तो उसमें भी देयर वाज दिस गाय हु नेवर मैरिड, और बहुत प्रॉब्लमेटिक स्टेट में रह रहे थे, बहुत बूढ़े थे, 90 साल के थे, वही नेवर मैरिड, एंड उनका घर बन रहा था अंडर दिस इंदिरा आवास योजना। ओके, सो अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर तो चलिए आप ही के नाम पे रहेगा, और डिवोर्सी हैं तब आपके नाम पे रहेगा। लेकिन अगर आप साथ में हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पे बनता है। और किसको प्रेफरेंस दिया जाता है? सिंगल गर्ल चाइल्ड और फीमेल हेडेड हाउस होल्ड को। 60% ऑफ द हाउसेज हैज टू बी मेड फॉर SC and ST, एंड 5% जो है स्टेट्स को कहा जाता है कि आप जो हाउसेस बनाएंगे वो डिसेबल्ड के लिए, उसमें भी किसको प्रेफरेंस मिलेगा? विमेन डिसेबल्ड। ओके। PM ग्राम सड़क योजना, it was started in 2000 as a centrally sponsored scheme to assist the states through rural roads। लेकिन रूरल रोड्स किसके अंदर आता है? अंडर द 7th शेड्यूल रूरल रोड्स जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। ये चीज याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूरल रोड्स जो है वो किसके अंदर आता है? वो आता है आपका स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये सेंटर का हेल्प है किसको? स्टेट्स को। ऑल दो रूरल रोड्स आर देयर इन द स्टेट लिस्ट एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बाय वे ऑफ ऑल वेदर रोड्स with necessary culverts and cross drainage structure which is operable throughout the year with in areas with population of 500 plus people। अगर आपके एरिया में 500 प्लस लोग रह रहे हैं, 500 या उससे ज्यादा लोग, अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस, सो जो है अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यू विल बी गिवन मनी एज अ स्टेट, और वहां पर आप जो है अनकनेक्टेड हैबिटेशन को कनेक्ट करने के लिए रोड्स बनाए जाएंगे। किस टाइप के रोड्स बनाए जाएंगे? ऑल वेदर एसेसिबल रोड। तो ये ऑल वेदर रोड हमें नहीं समझ में आएगा। ऑल वेदर का कंसेप्ट किसके लिए है? ये मध्य प्रदेश और यूपी और बिहार और हरियाणा के लोगों के लिए नहीं है। दिस इज अ कंसेप्ट फॉर जम्मू कश्मीर के लोग से पूछिए जाके, लद्दाख के लोग से पूछिए, अरुणाचल के लोग से पूछिए, उनके लिए बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम रहता है दैट 6 6 महीने रोड्स बंद रहते हैं। तो यहाँ क्या करवाया जा रहा है? ऑल वेदर रोड्स। क्या करवाया जा रहा है? ऑल वेदर रोड्स जो है वो बनाया जा रहा है। मेरी सड़क ऐप, अब एक और ऐप है जिसमें सिटीजन फीडबैक दे सकते हैं अबाउट द रोड्स बीइंग बिल्ट अंडर दिस स्कीम। अगर आपको रोड पसंद नहीं है, इसका फोटो लेके आप मेरी सड़क ऐप पे डाल सकते हो, और आप जो है यू कैन कंप्लेन।
फिर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। ओके, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं था। इफ इट वुड हैव बीन गिवन आई वुड हैव रिटन, बट अगर इसमें जो है आई थिंक सरकार ही दे रही है पैसा, नहीं तो लिखता ना WB, वर्ल्ड बैंक या ADB दे रहा है पैसा। ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो आई एम अज्यूमिंग इट इज नॉट। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2023 एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ सेलेक्ट विलेजेस इन द नॉर्दर्न बॉर्डर स्टेट्स। सो ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, किसको टारगेट कर रहा है? नॉर्दर्न बॉर्डर स्टेट्स को टारगेट कर रहा है। किसका? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख। उनको क्या कर रहा है? उनका जो है ये कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट कर रहा है, जिसमें एक कंपोनेंट क्या है? रूरल रोड्स भी है। सो उसको कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बहुत सारे कंपोनेंट्स है। पानी देना, तो पानी के लिए क्या है? हर घर जल योजना, है ना, हर घर नल, इस टाइप का योजना जो चल रहा है इनका। तो उसको क्या कर रहे हैं? कन्वर्ज करके वाइब्रेंट विलेजेस बना रहे हैं। कहां पर? नॉर्दर्न बॉर्डर स्टेट्स में। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज चाइना जो है, उसके साथ हमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फुटिंग बॉर्डर एरियाज पे बढ़िया से करना है, उनके साथ सेम स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है, सो विलेजेस को डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूँ, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बहुत रिसेंटली 2023 में लॉन्च हुआ है, फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ सेलेक्ट विलेजेस इन द नॉर्दर्न बॉर्डर स्टेट्स ऑफ अरुणाचल, हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड एंड लद्दाख। अब इसमें कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी ना। रोड्स आएगा, रोड्स एक कंपोनेंट होगा, तो वो जो रोड्स वाला कंपोनेंट है, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द PM ग्राम सड़क योजना। इज दिस क्लियर? ओके, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की हम बात करते हैं। सो जो आपका आर्टिकल 41 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस टू इट्स सिटीजन इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबलमेंट। ये याद रखिएगा, हमें एक वेलफेयर स्टेट बनाता है DPSP का होना। दैट इज इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल आपका जो 36 से लेके 51 तक जो आपका आर्टिकल है, दैट कम्स अंडर द DPSP। इसमें क्या हो रहा है? NSAP जो है 1995 में स्टार्ट हुआ था एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, अंडर विच 100% सेंट्रल असिस्टेंस जो है वो दिया जाता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। और ये 100% जो सेंट्रल असिस्टेंस है, अब आप कहेंगे सेंट्रल सेक्टर क्यों नहीं कहता है इसको? जब 100% पैसा दिया जाता है, तो इसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहना चाहिए ना। लेकिन देखिए ये क्या है, दिस इज अंडर द कोर ऑफ कोर स्कीम्स। हमने देखा था कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होते हैं, वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मिनिमम 60% होता है, उसके बाद एक 75% वाला होता है, और फिर ये जो है 100%। अब इसमें हम इसको सेंट्रल सेक्टर क्यों नहीं कह रहे? हम इसको सेंट्रल सेक्टर क्यों नहीं कह रहे? बिकॉज पैसा भले आपका आ रहा है सेंटर से, उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? उसको स्टेट एग्जीक्यूट कर रहा है। और लेकिन पैसा आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो कंडीशन सेंटर ले डाउन करेगा उसके ऊपर। नाउ द स्टेट, अब समझिए, स्टेट जो है दे आर फ्री टू गिव ओवर एंड अबव दिस। मान लो कि NSAP के अंडर मैंडेटेड है 500 रुपीज, तो स्टेट उसमें 200 रुपए जोड़ सकता है। लेकिन मिनिमम जो है उसको गारंटी करना पड़ेगा, उससे कम नहीं दे सकता। हैव यू अंडरस्टूड? सेंटर से अगर 500 आ रहा है तो 500 पहुंचना चाहिए, उसके ऊपर आपकी इच्छा। योर इट इज अप टू यू एज अ स्टेट इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। बट मिनिमम जो है वो सेंटर जो दे रहा है, वो आपको कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा एज अ स्टेट। ओके, और NSAP जो है, इट इज फॉर पुअर हाउस होल्ड, फॉर एजेड पीपल, फॉर विडोज, फॉर डिसेबल्ड पीपल, एंड इन केस ऑफ डेथ ऑफ ब्रेड विनर। अब ब्रेड विनर क्या होता है? जैसे कि फादर चले गए हैं ना, सो उस केस में जनरली विमेन रूरल एरिया में हाउस वाइफ हैं, और उनको कोई स्किल नहीं आता, तो ब्रेड विनर चला गया। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जो है ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है।
एनएसएपी जो है कोर ऑफ कोर स्कीम है, और 100% सेंट्रल असिस्टेंस जो है सारे स्टेट्स को दिया जाता है, विच स्टेट्स फ्री टू ऐड बेनिफिट फ्रॉम देयर एंड। मिनिमम पैसा आपको लेकिन देना होगा। 500 अगर सेंटर दे रहा है, आप 250 रख नहीं सकते अपने पास, आप उसमें ऐड जरूर कर सकते। अब हम बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में। सो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और ये स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड है। किसके लिए? दिस इज फॉर द रूरल यूथ अंडर द एज ऑफ 15 to 35। 15 से 35 साल के बीच में अगर आप हैं, सो यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल। मतलब किसका स्किल डेवलप हो रहा है? रूरल यूथ का स्किल जो है वो डेवलप हो रहा है। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, एंड इट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी। और ये क्या करना चाह रहा है? रूरल इंडिया को एक ग्लोबल सोर्स ऑफ स्किल्ड लेबर बनाना चाह रहा है। देखिए, एक चीज बताता हूँ आपको, बिहार में, आई टॉक अबाउट बिहार। सो देर आर सर्टेन विलेजेस विच आर वेरी 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 रिच। उस विलेज में ना पक्के घर होंगे, एसी लगा रहेगा, और उस घर के आगे छोटी गाड़ी ऑल्टो वॉल्टो होगी, लेकिन होगी। ओके, और उसके साथ साथ रोड जो है बहुत अच्छे होंगे। उसके पीछे का रीजन क्या होता है? उसके पीछे का रीजन है कि उस गांव के सारे लोग जो है गल्फ में काम कर रहे हैं, और गल्फ में जो है 50,000 60,000 रुपए कमा रहे हैं। वही चीज जो अगर इंडिया में करते 10,000 कमाते, गल्फ में 50 60 हजार रुपए कमा रहे हैं। उसकी वजह से उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है बहुत ज्यादा बढ़ गई। ओके, सो ये जो चीज है, लोग समझते हैं रेमिटेंस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए दिस इज ऑल्सो समथिंग। और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे जो है स्किल डेवलप होगा रूरल यूथ का, ताकि जो ग्लोबल हब बन जाए फॉर लेबर। हम देखिए, हमारे पास ऑयल है नहीं देने के लिए, ना हमारे पास ज्यादा कोल है या कुछ ऐसी चीज है जो हम दे पाए वर्ल्ड को, लेकिन हमारे पास अबंडेंस में क्या है? लेबर। ओके, वो हम दे सकते। और जो दीनदयाल उपाध्याय, ये जो आपका GKY योजना है, ग्रामीण कौशल योजना, उसका रूट्स कहाँ पर है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पहले होता था, और दिस वाज आस्क्ड इन योर यूपीएससी इन दोज डेज। 1999 वगैरह में जो है यूपीएससी में पूछा गया था। उसको लॉन्च किया गया था 1999 में। ये SGSY हम कह सकते हैं इसको, 1999 में लॉन्च किया गया था। और ये कैसे लॉन्च किया गया था? बाय रिस्ट्रक्चरिंग द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद इसको फिर कन्वर्ट कर दिया गया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, आजीविका, 2010 में। और फाइनली जो है 2014 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया DDU, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अब यहां पर देखिए, सिर्फ इसका रीनेमिंग नहीं हुआ, इसका रीओरिएंटिंग भी हुआ। ऐसा नहीं है कि इस पे कोई नया नाम लगा के नया ठप्पा लगा दिया गया, रीनेम कर दिया गया। रीनेमिंग हुआ है, लेकिन इसका रीओरिएंटिंग भी हुआ है, ताकि जो यूथ है वो रियल वर्ल्ड और रिलेवेंट स्किल्स सीख पाए। ओके, जो आज के डेट में डिमांड में है। और ये 3 टियर मॉडल PPP मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में, तो ये सभी को समझ में आता है। PPP मोड सभी को समझ में आता है। ये होता क्या है, आपने देखा होगा कि सर्टेन, उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट आर दो सेंटर्स कॉल्ड, जो रूरल एरियाज में होता है? एक सेंटर होता है, ITI। ITI सुना है आपने? सो ITI अर्बन एरिया, रूरल एरिया, हर जगह होता है। इसमें ये कैसे चलता है ITI? ये जो ITI होता है, ये बेसिकली आप जो है, इसका टेंडर फ्लोट होता है। आप कुछ पैसे लगाते हो, और सरकार आपको टेंडर देती है, आप उसको चला सकते हो। और वहां पर आप जो है क्या करते हो, वहां पर जो है आप ट्रेन करते हो, और फिर जो है आप बिल जो है सरकार को भेज देते हो। और सरकार आपको क्या देती है? पैसा वो रिफंड कर देती है या रीइम्बर्स कर देती है। आप थोड़ा बहुत पर स्टूडेंट आप कुछ कमा सकते हो, 1,000 रुपए 500 रुपए ऐसे कुछ कमा सकते हो ट्रेन कर। और फोकस किस पे है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फ्रॉम पुअर फैमिलीज ऑफ द 15 to 35 एज ग्रुप। और मनरेगा, कौन कौन इसमें आ सकता है? मनरेगा वर्कर है अगर आपके घर में, और 15 दिन का वर्क अगर कंबाइंड आपने किया है। ओके, आपने जो है मनरेगा, आप वर्कर हैं, और अगर आपके घर में लोगों ने 15 दिन का काम किया है, सो यू आर एलिजिबल। इसका मतलब आप पुअर है।
इस मनरेगा का काम अगर आप कर रहे हैं तो इट्स अ इंडिकेटर ऑफ पुअर्टी, बिकॉज मनरेगा के लिए जब आप एलिजिबल हुए तो आपका बैकग्राउंड चेक किया होगा। 15 दिन मिनिमम ना, मनरेगा में इनरोल करके कभी गए ही नहीं, तो मिनिमम 15 दिन तो काम करो। ओके, मनरेगा में आपने इनरोल किया और कभी गए ही नहीं। ओके, सिर्फ आपने इनरोल कर लिया, सिर्फ इनरोल इसलिए कर लिया क्योंकि यू विल बी एलिजिबल फॉर फ्री स्किल अपलिफ्टमेंट। तो ऐसा ना हो, इसीलिए 15 दिन का मिनिमम, और वो भी ऐसा नहीं कि एक आदमी को करना है। आपके घर में 3-4 लोग मनरेगा वाले हैं तो 3-4 मिलके 15 दिन कर सकते हो। तो या तो अगर ये है एक एक क्राइटेरिया, ये है टू बी एलिजिबल। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, उसके अगर आप अंडर आते हैं यू आर एलिजिबल। उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड है आपका, आप एलिजिबल हैं। बीपीएल पीडीएस कार्ड है आपके घर में, आप एलिजिबल हैं। एनआरएलएम एसएचजी हाउस होल्ड है, आप एलिजिबल हैं। या अगर आप अकॉर्डिंग टू द एसईसीसी 2011 सेंसस आप ऐसे हाउस होल्ड के अंदर आते हैं जो ऑटो इंक्लूड हो जाता है अंडर दी स्कीम्स, तब आप एलिजिबल है। कैंडिडेट का स्प्लिट क्या है दोस्त, 50% जो कैंडिडेट अंडर दिस कौशल योजना जो ट्रेन होंगे दे हैव टू बी फ्रॉम द SC ST कम्युनिटी। 15% माइनॉरिटी होंगे। 33% हैज टू बी विमेन। तो इसका मतलब इसमें 15% वाले में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है, 33% विमेन होना चाहिए। और 50% वाले में भी 33% जो है आपका विमेन होना चाहिए। और 3% जो है वो पर्सन विथ डिसेबिलिटी होना चाहिए। Placement of 70% of all successful candidate is mandated with minimum salary of rupees 6,000 or minimum wage whichever is higher। मतलब there are certain states which have minimum wage, जैसे दिल्ली में 15,000 रुपए मिनिमम वेज है। 15,000 रुपए से नीचे अगर आप दे रहे हैं सो इट इज वायलेशन। तो आप 15,000 रुपए कमा सकते हैं, लेकिन सर्टेन एरियाज में नहीं है, तो वहां पर कैप रखा गया 6,000। तो जितने भी लोग ट्रेन हुए उसका 70% पीपल हैव टू बी प्लेस्ड। अब वो सरकार का हेडेक है आपको कैसे प्लेसमेंट मिलेगा। उसके लिए जो है जॉब फेयर्स जो है, रोजगार मेला सुना होगा आपने, ये सारे कराए जाते हैं। उसमें क्या कराया जाता है, होटल्स को, जैसे आप बिहार के किसी गांव से हैं सपोज, पटना इज द स्टेट कैपिटल, तो पटना के होटल्स को बुला के कि अच्छा तुमको दरबान की जरूरत है तो ये लड़के को ले लो, डिप्लोमा किया हुआ है इसने 6 महीने का होटल मैनेजमेंट में अंडर द दीनदयाल उपाध्याय योजना। ठीक है, तो ये जो है आपका, हाँ ये जो है आपका इस तरीके से जो है रोजगार मेला, जॉब फेयर मंगवा मंगवा के और उसको एस्टैब्लिश करके 70% लोग को जो है मिनिमम प्लेसमेंट देनी है। और 6,000 रुपये मिनिमम सैलरी, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। या मिनिमम वेज अगर प्लेस में है तो उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, विच एवर इज हायर। उसके बाद हम आते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बान मिशन। तो ये जो रुर्बान मिशन है, रुर्बान क्या होता है, these are the rural areas which are on the cusp of becoming the urban area। I remember in my state, back in my state, when I 2005-6 में when I was a kid, when I went to those areas, तो वहां पर एक छोटा सा शॉप होता था और वहां पर ज्यादा कुछ मिलता नहीं था, अनब्रांडेड चीजें मिलती थी और बहुत छोटा सा शॉप था। एंड दैट यूज टू सर्विस द एंटायर टाउन। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो 20 years later today those same areas which were serviced by one small shop, they are having Reliance Digital and KFC। ओके, सो ये सारी चीजें हो रही हैं इंडिया में। तो रूरल एरियाज बहुत सारे ऐसे हैं विच आर ऑन द कस्प ऑफ बिकमिंग अर्बन एरिया। उनका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अंडर द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बान मिशन ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई किया जाएगा विच आर ऑन द कस्प ऑफ बिकमिंग अर्बन एरिया। और उनको क्या किया जाएगा, कैटालिटिक इंटरवेंशन। सो व्हाट इज अ कैटलिस्ट, अ कैटलिस्ट इज बेसिकली केमिकल टर्म है, केमिस्ट्री में यूज होता है, जिससे जो रिएक्शन होता है वो फास्ट हो जाता है। तो इसमें कौन सा रिएक्शन फास्ट करना है, रूरल टू अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, उसको फास्ट करना है। सो उसके लिए जो है रुर्बान क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किया जाता है ऑफ रूरल एरिया शोइंग इंक्रीजिंग साइन ऑफ अर्बनाइजेशन। फिर उनको जो है रोड्स बनाए जाते हैं
इंडस्ट्रीज प्रपोज की जाती है, स्किल सेंटर्स बनाए जाते हैं, ताकि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है रूरल से अर्बन एरिया में, वो हेसन हो जाए या वो आपका तेज हो जाए। सांसद आदर्श ग्राम योजना, सो ये बहुत न्यूज में आता है, सैगी बोलते हैं इसको, SAGY। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में है, और ये करता क्या है, व्हाट डज इट डू? सो ये जो है 2014 में लॉन्च हुआ था, और ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को एक तरीके से बोलता है कि आप अडॉप्ट कीजिए विलेजेस को और उनको आदर्श ग्राम बनाइए। व्हाट इज आदर्श ग्राम? आदर्श ग्राम मीन्स मॉडल विलेजेस। आदर्श ग्राम मीन्स व्हाट? इट मीन्स मॉडल विलेजेस। ओके, सो आदर्श ग्राम के अंदर क्या होता है, पैसा कहाँ से आता है, क्या इसके लिए कोई फंड है? द आंसर इज नो, फंड इज सैंक्शन। नहीं, कोई फंड इसके लिए नहीं है। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा आपका CSR से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे MP लैड से आएगा, ये आपका आएगा डोनेशन से, ये आपका आएगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम से। प्लीज रिमेंबर, सांसद आदर्श ग्राम के लिए कोई भी पैसा जो है नहीं। सो रिसोर्सेज, नो एलोकेशन ऑफ फंड इज देयर। रिसोर्सेज आर मोबिलाइज्ड फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स, CSR फंड्स, प्राइवेट वॉलंटरी डोनेशन। अब जैसे आई रिमेम्बर वॉचिंग अ वीडियो ऑफ आदर्श ग्राम, तो इसमें हो क्या रहा था, जो आपका आदर्श ग्राम था उसमें जो स्कूल बिल्डिंग चेंज की गई थी या स्कूल बिल्डिंग बनाई गई थी, वो ONGC ने बनाई थी। जो हैंड पंप्स लगाए गए थे वो SBI ने लगा दिया था, और उसके बाद कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर जोमेटो ने बनाया। तो आप समझ रहे CSR कैसे काम करता है। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो 3% आपका जो प्रॉफिट है एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी, दैट हैज टू गो इनटू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। ओके, तो आपने देखा होगा जब आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे खरीदारी करते हैं या कभी जाते हैं, तो उसमें बोलता है डोनेट 1 रुपी फॉर द फाउंडेशन, ऐसे करके, है ना। तो वो होता क्या है, वो कंपनीज जो है ये कह रही है कि हम तो 3% प्रॉफिट अपना देंगे ही देंगे, आप उसमें ऐड कर सकते हो अपना कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद जो है उस हम ओवर एंड अबव आर 3% कमिटमेंट हम उसमें ऐड कर देंगे। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है ये, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, और ये एक UN एस्कैप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। हमने इसके बारे में UN एस्कैप के बारे में बात भी किया था। ये क्या कैपेसिटी बिल्ड करता है, जो रूरल डेवलपमेंट फंक्शनरी और NGO जो सरपंच होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, उनको बुलाया जाता है यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, उनकी ट्रेनिंग चलती है, उनको बताया जाता है किस तरीके से जो है रूरल मैनेजमेंट आप कर सकते हो। और 2023 में जो है स्कूल ऑफ एक्सेलेंस इन पंचायती राज जो है अंडर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसको बनाया गया था, ताकि जो फंक्शनरीज हैं, NGOs हैं, उनको बुला के ऑल ओवर इंडिया से इनको जो है हेल्प किया जा सके, इनको बेटर तरीके से केस स्टडी के थ्रू समझाया जा सके कि राजस्थान के एक सरपंच ने क्या किया जो एक बंगाल का सरपंच जो है कर सकता है। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स। अब इसमें क्या है, हमने जो रूरल डेवलपमेंट है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि देर आर 2 डिपार्टमेंट्स। एक है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और एक है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। इस क्लास में वी हैव कवर्ड ऑल दी डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज स्कीम्स, जिसमें आपका स्वामित्व इस टाइप के स्कीम्स जो है और नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम आ जाता है। ठीक है।